इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अरे यार, मासूम मोहब्बत पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने अपने दूसरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पर मासूम मोहब्बत, आर्या और अरण्य की कहानी का सीज़न 2 अपलोड किया है। जाइए जाकर जल्दी देखिए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और कहानी पर अपना प्यार दीजिए। जल्दी जाइए मेरे एनर्जी बूस्टर, जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि मुझ में एनर्जी आए और मैं कहानी का दूसरा पार्ट ला सकूं। दिन में 2 वीडियो बनाना बहुत ही हेडेक भरा होता है, इसलिए आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना तो संभव ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ उस कहानी पर आप लोग अपना प्यार देंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद पंखुड़ी चेंजिंग रूम से बाहर आई। इस वक्त उसने वही कोट सेट पहना हुआ था जो प्रांस ने उसे दिया था और वो रेड और वाइट कलर के फ्लोरल प्रिंट के साथ बना हुआ कोट सेट पंखुड़ी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्रांस तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गया हो। लेकिन फिर पंखुड़ी के चूड़ियों की खनक से वो वापस होश में आया। अब वो जल्दी से पंखुड़ी के पास आया और बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये चूड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही है हॉस्पिटल? एक काम करो, तुम इन्हें उतार दो। ये बोलते हुए वो उसकी कलाई पकड़ने लगा, लेकिन पंखुड़ी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये मैं नहीं उतार सकती जान, और प्लीज़ आप इन्हें उतारने के लिए कहिएगा भी मत। मुझे ये पहन कर रखनी है, मुझे इनकी खन खन अच्छी लगती है। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इनकी खनकन तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है जान, लेकिन इन कपड़ों के साथ ये अच्छी नहीं लग रही। पंखुड़ी का चेहरा अब मायूस हो गया। जब से उसकी शादी हुई थी तब से अब तक उसने अपनी चूड़ियाँ नहीं उतारी थी। उसकी चूड़ियाँ वही थी जो उसने शादी में लाल और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहनी थी। उसके बाद वो उन्हें चेंज करती रहती थी, लेकिन नॉर्मली वो वही चूड़ियाँ वापस पहन लेती थी और अभी उसने वही पहनी हुई थी। वो एक बार फिर से बोली, अच्छा ठीक है, जब बाहर जाएंगे तो उतार दूंगी, लेकिन यहाँ पर तो पहने रहने दीजिए ना जान, प्लीज़। उसकी बात पर अब फ्रांस ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा उसका माथा चूम लिया। उसने भी अपने कपड़े पहन लिए थे। वो अब पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक काम करो, रेडी हो जाओ, फिर हम बाहर लंच के लिए चलते हैं। उसकी बात पर पंखुड़ी मिरर की तरफ बढ़ गई। बेशक से उसने वो कोट सेट पहना हुआ था, लेकिन उसके साथ उसका पूरा टच इंडियन ही था। पैरों में गोल्ड मोतियों वाली पायल, हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र। कुछ देर बाद पंखुड़ी पूरी तरह से रेडी हुई। मेकअप के बाद वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फ्रांस ने पहले उससे कहा था कि वो अपनी चूड़ियाँ वगैरह उतार दे, लेकिन अब उसे रेडी होकर देखने के बाद फ्रांस का मन ही नहीं कर रहा था कि वो पंखुड़ी को वापस उन सब चीज़ों को उतारने के लिए कहे। लेकिन अब पंखुड़ी ने अपनी चूड़ियाँ उतारते हुए कहा, मैं जब वापस आऊंगी तो इन्हें दोबारा पहन लूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि फ्रांस उसके पास आया और उसकी कलाइयों को पकड़कर बोला, तुम्हें इन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं है। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो हॉस्पिटल। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। फ्रांस अब एक बार फिर से बोला, अब चलें। पंखुड़ी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और फिर फ्रांस के साथ बाहर की तरफ आ गई। पहले उन्होंने लंच किया और फिर वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की। पंखुड़ी को तो डर लग रहा था, लेकिन फ्रांस ने उसे अच्छे से हैंडल किया हुआ था। पंखुड़ी को ज़्यादा डर लगता तो वो चिल्ला पड़ती और फ्रांस फिर उसे अचानक से ही किस करने लगता तो पंखुड़ी चौंक जाती। फ्रांस तो दूसरों के सामने भी रुक नहीं रहा था। वो कभी भी किसी के भी सामने उसे किस कर रहा था। पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह जाती और फ्रांस का मन तो यूं करता कि वो उसे अपनी गोद में उठाए और उसे लेकर वापस विला चला जाए। लेकिन उन्होंने पूरा दिन बाहर ही बिताया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और बहुत सारा एंजॉयमेंट भी। और अब रात के लगभग से 8 बजे वो दोनों वापस विला में पहुंच गए थे। पंखुड़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन उसे बाहर मज़ा भी बहुत आया। जैसे ही वो लोग रूम में पहुंचे, पंखुड़ी सीधा बेड पर लेट गई। फ्रांस उसके बगल में आकर लेटा और फिर अपने पैर से उसका पैर रगड़ने लगा। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके दिल के तार भी एकदम से छिड़ गए थे, लेकिन फ्रांस पैर से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो वो भी खामोश रही।
पहले तो उसने प्रांस को बोल दिया था कि उसका उसे प्यार करने का मन है, लेकिन अब तो उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। प्रांस अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक काम करते हैं, आज हम दोनों आराम से सो जाते हैं रोज पीटर। उसकी इस बात पर पंखुड़ी दंग रह गई। वो इंतजार कर रही थी कि कब प्रांस उसके बिल्कुल करीब आए, और यहाँ प्रांस तो सोने की बात करने लगा था। पंखुड़ी अब बड़ी ही हिम्मत करते हुए बोली, लेकिन आपने तो कहा था जान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस अपने कपड़े उतारते हुए बोला, मुझे तो बहुत नींद आई है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। बस मन कर रहा है कि आराम से सो जाऊँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आई मीन डिनर तो हमने बाहर कर लिया था जान, लेकिन कुछ और चाहिए क्या तुम्हें? उसकी बात पर पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिला दिया था। वो उसे कैसे ही बताए कि उसे क्या चाहिए। प्रांस उसे देखते हुए बोला, तो तुम भी कपड़े चेंज कर लो, इन कपड़ों में तो तुम्हें नींद नहीं आएगी या फिर आ जाएगी। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, अगर सोने की कोशिश करूंगी तो आ ही जाएगी। ये बोलकर उसने दूसरी तरफ करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त रोना आ रहा था। वो कब से इंतजार कर रही थी कि वो लोग वापस विला जाकर रोमांस करेंगे, और यहाँ प्रांस ने आते ही उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। कुछ देर बाद उसने वापस करवट ली तो देखा कि प्रांस उसकी पीठ के पीछे ही सोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जान आप सच में सो गए हैं क्या? प्रांस ने बिना आंखें खोले कहा, हाँ बस सो ही रहा हूँ, तुम भी सो जाओ रोज पीटल, रात बहुत हो गई है। पंखुड़ी अब अपना गुस्सा और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत ज़्यादा गंदे हैं जान। फ्रांस ने बिना आंखें खोले ही कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? ये बोलते हुए भी उसकी सिसकी निकली, क्योंकि अब पंखुड़ी सीधा उसकी कमर पर बैठ गई थी। इससे ज़्यादा पंखुड़ी में पेशेंस नहीं था, और फ्रांस यही तो चाहता था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? पंखुड़ी उस पर झुकी और बोली, आप यहाँ पर सोने के लिए आए हैं क्या? प्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, नहीं सोने के लिए तो नहीं, हनीमून के लिए। पंखुड़ी गुस्से से बोली, तो हनीमून पर क्या करते हैं? प्रांस मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, इंजॉय करते हैं। पंखुड़ी दांत पीस कर बोली, और ऐसे सोकर इंजॉय होता है क्या? प्रांस ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और थोड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, तो फिर तुम ही बता दो ना रोज पीटल, एंजॉय कैसे होता है? उसकी इस बात पर पंखुड़ी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। प्रांस के चेहरे पर आई हुई वो मंद मंद मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि प्रांस उसके मज़े ले रहा है। पंखुड़ी ने मुंह बनाया और उसके ऊपर से हटते हुए बोली, जाइए मुझे नहीं आपसे बात करनी है। ये बोलकर जैसे ही वो नीचे हो रही थी, प्रांस ने तुरंत उसकी कमर पकड़ ली और बोला, अच्छा अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन वो तो कर लो जो करने का फिलहाल तुम्हारा मन कर रहा है। पंखुड़ी का चेहरा फिर से लाल होने लगा। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। फ्रांस ने उसे वापस बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो मैं कर लेता हूँ। पंखुड़ी झट से बोली, ऐसा नहीं है, मन मेरा भी बहुत कर रहा है आपको प्यार करने का। फ्रांस मुस्कुराया, तो फिर खुद को रोक क्यों रही हो? करो ना वो सब जो तुम करना चाहती हो। वो उसकी गर्दन पर झुक गया। उसकी आवाज़ में इंटेंसिटी थी, और इससे भी ज़्यादा इंटेंस उसकी सांसें थी, जो पंखुड़ी को अपनी गर्दन पर गर्माहट की तरह महसूस हो रही थी। उसने उसकी गर्दन को सॉफ्टली चूमा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर आया। उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मेरे रोज पीटल की कुछ ख्वाहिश हो और फ्रांस राणा उसे पूरी ना कर पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के चेहरे पर झुक गया, उसकी दोनों आँखों को, फिर उसके गाल को, फिर उसके नोच को। ऐसा करते हुए वो उसके पूरे चेहरे पर किस की बरसात करते हुए पूरे चेहरे को चूम रहा था, और पंखुड़ी के होठों की स्माइल बढ़ती जा रही थी। और फिर उसने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। यही ज़िंदगी है, जब पत्नी को एक पति का साथ मिलता है तो उसकी दुनिया जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। वरना कल तक पंखुड़ी का जीने का मन भी नहीं कर रहा था, और आज उसकी ज़िंदगी जन्नत से भी ज़्यादा उसे खूबसूरत लग रही थी। वो ज़िंदगी के हर पल को फ्रांस के साथ उसकी बाहों में पिघलते हुए बिताना चाहती थी। रात के 3 बजे तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे, और फिर वो दोनों गहरी नींद में चले गए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में तंस और रिया दोनों की शादी हो चुकी थी। आश्रय और पंक्ति भी सुबह के लगभग से 8 बजे तक
बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। पंक्ति की आंखें खुली और अब पंक्ति बिस्तर से उठी। आज आश्रय ऑफिस नहीं जाने वाला था तो उसने उसे उठाया ही नहीं और खुद रेडी होने लगी। रेडी होकर वो बाहर आई। आज वो आश्रय के लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाने का सोच रही थी। वैसे भी रागिनी और सृष्टि मिलकर किचन को इतनी अच्छी तरह से संभालते थे कि कभी पंक्ति और पंखुड़ी को कोई काम ही करना नहीं पड़ता था। लेकिन आज पंक्ति आश्रय को अपने हाथों का खाना खिलाना चाहती थी, जिसके लिए सृष्टि और रागिनी ने भी मना नहीं किया। वो उसके फेवरेट छोले चावल बना रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद आश्रय रूम से बाहर निकलकर हॉल में आया तो आते ही उसे जो खुशबू आई उसे फील करते हुए उसे हद से ज़्यादा भूख लगने लगी थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है मॉम, आज आपने खाने में कुछ जादू किया है क्या? वैसे तो आप हमेशा ही बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, लेकिन आज तो खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है कि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से खाना दीजिए ना। ये बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी सृष्टि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब जिसने खाना बनाया है उसी ही बोल दो सर्व करने के लिए। मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे ये गेम खेलने दो। ये बोलते हुए उसने नीचे टैब की स्क्रीन की तरफ देखा, जहां पर उसके और रागिनी के बीच लूडो की गेम चल रही थी। आश्रय चौंकते हुए बोला, अगर आप दोनों गेम खेलने में बिजी हैं तो ये खाना किसने बनाया? ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था, क्योंकि पंक्ति ने छोले से भरा हुआ बाउल उसके सामने रख दिया था और साथ में प्लेट्स भी लगाने लगी थी। आश्रय ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। पंक्ति की पलकें झुकी हुई थी। वो आश्रय की प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, वो आज मैं थोड़ा फ्री थी तो सोचा मैं ही खाना बना लूं। ये बोलते हुए उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आश्रय को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वो कहाँ इतना टेस्टी खाना बना पाई होगी जितना टेस्टी खाना सृष्टि और रागिनी बनाते हैं। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी वहाँ पर रागिनी की आवाज़ गूंजी, अरे अपनी ये लूडो को गेम अपने पास रखो, मुझे जाकर पंक्ति के हाथ से बना हुआ खाना खाने दो। मैं भी तो देखूं उसने कैसा बनाया है। ये बोलकर वो आश्रय के सामने आकर बैठ गई थी। पंक्ति मासूमियत से बोली, मुझे सच में नहीं पता रागिनी चाची ये खाना कैसा बना होगा, लेकिन आई होप आपको पसंद आए। ये बोलकर उसने रागिनी की प्लेट में भी खाना सर्व कर दिया। आश्रय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने चम्मच में चावल और छोले लिए और फिर जैसे ही उन्हें टेस्ट किया उसकी आंखें बड़ी हो गई। पंक्ति जल्दी से बोली, अगर अच्छा नहीं बना है आश्रय जी तो आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सासू माँ आप ही उनके लिए कुछ बना दीजिए। तभी रागिनी बोली, तेरे हाथ कहाँ हैं? पंक्ति चौंकते हुए बोली, ये रहे। रागिनी अब शरारती लहजे में बोली, इन्हें आश्रय के सामने कर, उसे इन्हें चूमने की तलब हो रही होगी। आई मीन जब कोई टेस्टी खाना बनाता है तो मन तो करता है ना उसके हाथ चूमने का। उसकी बात सुनकर पंक्ति का दिल और भी ज़्यादा जोरों से धड़क उठा। वो अपनी चोर नज़रों से आश्रय की तरफ देखने लगी और आश्रय के चेहरे की मुस्कुराहट भी लंबी हो गई थी। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। पंक्ति के चेहरे पर भी अब सेटिस्फेक्शन नजर आ रही थी। सृष्टि भी अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और जैसे ही उसने वो खाना टेस्ट किया वो जल्दी से एक गहरी सांस लेकर बोली, बस अब मैं किचन में कोई काम नहीं करूंगी। तुम तो अभी से किचन में शिफ्ट हो रही हो और एक बार उस पंखुड़ी टंखुड़ी को भी आने दो। आज तक उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुम दोनों में बराबर काम बांटूंगी। सुबह का नाश्ता तुम, दोपहर का खाना वो, फिर रात का डिनर दोनों मिलकर बनाओगे। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कुछ किया ही नहीं। उसकी बात सुनकर पंक्ति हंसने लगे थे। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल से उठे। आश्रय अब रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन जाते जाते वो पंक्ति को अंदर आने का इशारा करके गया तो पंक्ति हैरान रह गई। अब आश्रय तो चला गया था, लेकिन पंक्ति सोच रही थी कि वो रागिनी और सृष्टि से क्या ही कहे कि वो आराम करने जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो रूम से आई थी। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, वो आश्रय जी को खाना खाने के बाद ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद है तो मैं उनके लिए बनाकर ले जाती हूँ। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए झट से बोली, खाना खाने के बाद चाय पीना तो हमें भी पसंद है, लेकिन किसी ने हमसे तो चाय नहीं पूछी। पंक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जानती थी कि दोनों उसकी टांग खींच रही हैं।
वो अब तुरंत किचन की तरफ चली गई और उसने पहले सृष्टि और रागिनी के लिए चाय बनाई और कप में डालकर उन्हें सर्व करने आई। तो रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तेरी जिंदगी के तो मज़े ही मज़े हैं सृष्टि, बहुएं ऐसी मिली हैं जैसे हीरा। मेरा तो इन हीरों को चुराने का मन कर रहा है। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, खबरदार, अगर इन पर नज़र भी डाली तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी, फिर इन हीरो को लेकर कहीं भाग भी नहीं पाएगी। उसकी बात पर रागिनी हंसने लगी और पंक्ति अब मुस्कुराते हुए वापस किचन में गई और उसने आश्रय के लिए पहले ब्लैक कॉफ़ी बनाई और फिर जल्दी से उसे लेकर रूम में आ गई। आश्रय तो उसका इंतजार कर करके थक गया था और अब जब उसने ब्लैक कॉफ़ी का कप पंक्ति के हाथ में देखा तो वो हैरानी से बोला, मैंने तुम्हें कॉफ़ी लाने के लिए कब कहा? पंक्ति उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तो और मैं यहाँ पर कैसे आती? आप तो मुझे आंखों से इशारा करके यहाँ पर आ गए, लेकिन मुझे तो वहाँ से आने के लिए बहाना चाहिए था ना। ये बोलते हुए वो अपनी गर्दन का पसीना साफ कर रही थी। आज तो किचन में काम करते करते वो थक गई थी। तभी आश्रय ने उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अच्छा, मुझे नहीं पता था अपने पति के पास आने के लिए पत्नी को बहाना भी चाहिए होता है, और वो भी खासकर अपने ही रूम में। पंक्ति उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, तो ऐसे आती अच्छी लगती क्या? पहले ही सुबह काफ़ी लेट रूम से बाहर गई थी। आपको पता है ना सासू माँ और चाची जी का कैसे छेड़ती हैं वो। आश्रय उसे एक झटके से वापस अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जब तुम हो ही छेड़ने वाली चीज़ तो सामने वाला तुम्हें कैसे ना छेड़े। उसकी इस बात पर पंक्ति की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। आश्रय अपना चेहरा उस पर झुकाने लगा। पंक्ति उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? आश्रय मुस्कुराते हुए बोला, वैसे रागिनी चाची ने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि जब कोई टेस्टी खाना बनाता है तो उसके हाथ चूमने का मन तो करता ही है। अब मैं भला तुम्हारे हाथों को ना चूमता तो ये तो इन हाथों के साथ नाइंसाफ़ी होती ना, तो बस इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। ये बोलकर उसने अब उसे खुद से दूर किया, लेकिन उसके हाथों को पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और फिर अपने चेहरे के करीब किया। पंक्ति की धड़कनों ने एक बार फिर से बढ़ना शुरू कर दिया था। वैसे तो उन दोनों के बीच इतना सब कुछ हो चुका था, उनकी मैरिड लाइफ भी अब काफ़ी स्मूथ जा रही थी। आश्रय पूरी तरह उस पर भर भर कर प्यार लुटाता था, लेकिन इस तरह से उसका उसके हाथ चूमना पंक्ति के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस करवा रहा था। और तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और रागिनी अंदर की तरफ आई। आश्रय अभी भी पंक्ति के हाथों को चूम रहा था। जैसे ही रागिनी वहां पर पहुंची, पंक्ति ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। रागिनी मुस्कुराहट लिए बोली, अब मैं समझी ब्लैक कॉफ़ी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही थी कि अपनी चाय साथ में लाना ही भूल गई। पंक्ति हैरान रह गई। रागिनी के हाथों में उसके लिए चाय थी। रागिनी ने अब चाय की ट्रे टेबल पर रखी और बोली, अगर हाथ चूमने से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा अपनी बीवी को चाय भी पिला देना। सुबह से बहुत थकावट हो गई होगी बेचारी को। अब इतने प्यार से खाना जो बनाया तुम्हारे लिए, और ऊपर से अब रात भी होने को है। ये बोलते हुए वो अभी भी शरारती मुस्कुराहट लिए उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसकी आखिरी वाली बात ने तो पंक्ति का चेहरा शर्म से और भी ज़्यादा लाल कर दिया था। अगले ही पल उसने टेबल पर रखी हुई चाय उठाई और जल्दी से बोली, मैं चाय बाहर जाकर ही पी लूँगी। ये बोलकर वो तुरंत रूम से चली गई। आश्रय रागिनी को घूरते हुए बोला, ना खुद रोमांस करती हो आप चाची, और ना ही दूसरों को करने देती हो। चाचू सच में दुखी होंगे आपसे। रागिनी एटीट्यूड से बोली, रहने दे, तुझसे तो ज़्यादा ही रोमांस है मेरी ज़िंदगी में, आया बड़ा मुझे ताने देने वाला। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर अचानक से जाते जाते रुकी और बोली, और हाँ, मेरे साथ ना ज़्यादा जुबान मत चलाया कर। वैसे भी पंक्ति कई दिनों से मायके नहीं गई है। बेशक से उसकी बहन अपनी दुनिया से गई, लेकिन वो तो उसका मायका था भी नहीं। उसका मायका तो परीक्षा और तनिष्क है। उनके पास तो वो जा ही सकती है। उसकी इस बात ने आश्रय के होश उड़ा दिए। वो जल्दी से आगे आया और रागिनी का हाथ पकड़कर बोला, मैं चाचू के साथ आपकी एक मलेशिया की ट्रिप प्लान करवाऊं क्या? रागिनी थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, इतनी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आश्रय जल्दी से बोला,
प्लीज़ चाची, मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर ये ट्रिप प्लान करने दीजिए ना, लेकिन बस इसके बदले में मेरी बीवी को उसके मायके मत भेजना। अगर वो कहीं ऐसी वैसी बात करे भी तो आप कोई बहाना बना देना। वैसे भी लेडीज़ लोगों को तो पता होता है ना कौन सा त्योहार आने वाला है, तो कोई ना कोई बहाना बना देना। उसकी बात पर रागिनी हंसते हुए उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पागल कहीं का, कहीं नहीं भेज रही मैं उसे। अभी तो वैसे भी त्योहार शुरू होने वाला है, तो वो यहीं पर रहने वाली है। ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चली गई और आश्रय ने अब राहत की एक सांस ली। वो अब खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे बिना तो अब एक पल रहना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है मिस इनोसेंट। मैं नहीं भेजने वाला तुम्हें कोई मायके वायके। उसकी बात पर रागिनी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ मुंह बनाया और बोली, तुम तो नहीं भेजने वाले, लेकिन मैं तो भेजूंगी ना आश्रय बाबू। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। वो वहां से चली तो गई थी, लेकिन अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी और अब वो बाहर की तरफ आ गई। अगले ही पल उसने बाहर आकर परीक्षा को कॉल किया और फिर उससे कुछ देर बात करने के बाद वापस हाल में सृष्टि और पंक्ति के पास आ गई। वो दोनों इस वक्त राखी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे जो कुछ ही दिनों में आने वाली थी। सृष्टि पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुमने राखी के बारे में क्या सोचा है पंक्ति? तुम अपने मायके जाने वाली हो क्या? पंक्ति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसका कोई खास मन नहीं था अपने मायके जाने का। हाँ, तनिष्क से मिलने का उसका मन कर रहा था, लेकिन आश्रय को छोड़कर मायके जाना वो इतनी भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। लेकिन वो कोई जवाब देती उससे पहले ही सृष्टि के फ़ोन पर सीधा तनिष्क का कॉल आया। सृष्टि अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए हंसकर बोली, ये क्या, तुम्हारे मायके का नाम लिया और देखो तुम्हारे मायके से ही कॉल आ गया। ये बोलते हुए उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पंक्ति को दिखाई और फिर कॉल रिसीव किया। पंक्ति का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। तनिष्क ने सृष्टि को कॉल किया है तो कुछ सीरियस ही होगा। और फिर कुछ देर बाद उसके कानों में सृष्टि की आवाज़ गूंजी, हाँ हाँ, क्यों नहीं तनिष्क जी, अगर आप पंक्ति को मायके लेकर जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए तो लेकर जा सकते हैं। माना ये ससुराल है उसका, उसे यहीं पर रहना है, लेकिन कुछ दिनों वो अपने मायके में भी बिता सकती है। और 4-5 दिन तो कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे ही उसने कहा पंक्ति को एकदम से खांसी छूट गई और साथ ही साथ आश्रय को भी, जो अभी अभी वहाँ पर आकर खड़ा हुआ था। उन दोनों को यूं खांसते हुए देख रागिनी को हंसी आ रही थी। पंक्ति को तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पानी का गिलास लेकर वो आश्रय की तरफ बढ़ गई और बोली, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। आश्रय ने पानी का गिलास अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्लीज़ चाची संभाल लेना, मलेशिया छोड़ो, आप जहाँ की भी ट्रिप को होगी मैं प्लान करने के लिए रेडी हूँ। रागिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी चाची है ना, वो तुम्हारी बीबी को कहीं नहीं जाने देंगी। ये बोलकर वो वापस आकर सृष्टि के साथ बैठ गई। सृष्टि ने तब तक कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो पंक्ति, तुम अपना बैग पैक कर लो, 3-4 दिनों के लिए सामान रख लेना। तनिष्क ने कहा है कि वो ड्राइवर को भेज रहा है तुम्हें लेने के लिए। आश्रय जल्दी से आगे की तरफ आया और बोला, लेकिन ये क्या बात हुई मॉम? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, ऐसे पैनिक क्यों कर रहे हो तुम? आश्रय जल्दी से बोला, वो पैनिक की बात नहीं है, मेरा मतलब है पंक्ति का तो ऐसा कोई प्लान नहीं था और अभी तो उसके कॉलेज भी शुरू होने वाले हैं, तो उसे कॉलेज भी तो जाना होगा ना। सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, लेकिन अभी तो राखी आने वाली है ना, तो अभी तो उसका ऑफ ही चल रहा होगा। जब तक वो अपने मायके से वापस आएगी तब तक उसके कॉलेज भी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। आश्रय अब तरह तरह के मुंह बना रहा था। कॉलेज तो बहाना था, असली छुरियां तो उसके दिल पर चल रही थी और वो सोच रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वहीं पंक्ति भी अब क्या ही बोल सकती थी, उसकी तो वैसे ही जुबान नहीं खुलती थी और इस मामले में वो क्या ही बोलती। वो अब चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ गई ताकि अपना बैग पैक कर सके। आश्रय भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी रागिनी उसे रोकते हुए बोली, अरे आश्रय, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि तुम्हारे डैड को कॉल आया था। ज़रा एक बार उन्हें कॉल करके पूछ लो कि क्या काम है। वो स्टडी रूम में रखी हुई किसी फाइल के बारे में बात कर रहे थे। उसकी बात पर सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। भला प्रलय का कॉल रागिनी को क्यों आएगा?
अगर प्रलय को आश्रय से काम होगा भी तो वो आश्रय को कॉल करेगा, और अगर आश्रय से बात नहीं होगी तो वो सृष्टि को फ़ोन करेगा, और तब जाकर रागिनी का चांस बनता है। वो घूरते हुए रागिनी को देख रही थी और रागिनी ने अब जल्दी से अपनी आंख दबाई। आश्रय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना फ़ोन निकालकर प्रलय को कॉल करने के लिए बाहर की तरफ चला गया। सृष्टि रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, आखिर करना क्या चाहती हो तुम? रागिनी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, चाहती हूँ कि ये थोड़ा फन करें। घर पर तो इन्हें जब चाहो तब रोमांस करने का मौका मिल जाता है, मज़ा तो तब आता है जब तड़प तड़प कर मौका मिले, और फिर मौका मिलते ही मौका हाथ से छूट भी जाए। यही तो उम्र है इन दोनों की, जब ये इस तरह के लम्हे बिता सकते हैं। बाद में तो तुम्हारी तरह घुटनों पर मुंह लगाते रह जाएंगे। उसकी बात पर सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही रागिनी तुरंत अपनी जगह से उठी और भागते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही वो दर्द से चिल्लाई। उसके खुद के घुटने में दर्द उठ गया था और उसे दर्द से कराहते हुए देख अब सृष्टि बुरी तरह से हंस रही थी। वहीं दूसरी तरफ पाली में शाम के लगभग से 7 बज गए थे और पंखुड़ी और प्रांस दोनों आराम से सोए हुए थे। और फिर अचानक से ही पंखुड़ी को ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन को चूम रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। प्रांस ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कसा हुआ था और उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। पंखुड़ी कसमसाते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप जान? मत कीजिए ना, मुझे ऑलरेडी बहुत पेन हो रहा है और सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? प्रांस उसकी गर्दन पर हल्की सी लब बाइट देते हुए बोला, सुबह नहीं हुई है रोज पीटल, अभी तो रात हो रही है और रात को तो प्यार करना ही होता है ना। ये बोलते हुए जैसे ही उसने पंखुड़ी के गर्दन पर लब बाइट दी, पंखुड़ी की आंखें अब पूरी तरह से खुल गई और उसने प्रांस के सिर पर अपना हाथ रख दिया था। और फिर कुछ पलों बाद प्रांस उसके लबों की तरफ आया। पंखुड़ी अपनी हसरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रांस ने उसको चूमना शुरू किया उसे भी कुछ कुछ होने लगा था और अब प्रांस उसको बड़ी ही शिद्दत से चूमे जा रहा था और एक बार फिर से दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे। तकरीबन 4 दिन बाद जिंदल मेंशन में रात का वक्त था। पंक्ति डिनर के बाद अपने रूम में आई। अभी तक वो जिंदल मेंशन में ही थी। एक दिन तो वो फिर भी ढंग से रही, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी को कहे कि उसे अब यहाँ नहीं रहना, बल्कि राणा मेंशन जाना है। तनिष्क और परीक्षा भी अपने रूम में आ चुके थे। परीक्षा तनिष्क की तरफ देखते हुए बोली, देखना आज तो आश्रय भाई पक्का खुद को रोक नहीं पाएंगे। कितने दिन हो गए बस फ़ोन पर भाभी से बात किए जा रहे हैं। देखना आज तो वो पक्का मिलने आएंगे। कितना परेशान कर रखा है रागिनी चाची और मॉम ने उन्हें। मुझे तो उनकी हालत सोचकर ही हंसी आती है। तनिष्क तुरंत बोला, थैंक गॉड मैं राणा मेंशन में पैदा नहीं हुआ, वरना मेरा भी ऐसा ही हाल होता। मेरी बीवी को भी मायके भेज देते और मुझे तड़पना पड़ता। यह बोलते हुए उसने परीक्षा को अपनी बाहों में भर लिया। तभी परीक्षा की आंखें बड़ी हुई और वो उसकी बाहों से छूटकर बोली, वैसे आप राणा मेंशन में पैदा नहीं हुए, लेकिन मैं तो वहीं की हूँ ना। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन अपने मायके चली जाऊँ। जैसे पंक्ति भाभी राखी के लिए यहाँ आई हैं, वैसे ही मेरा मायके जाना बनता है। कल राखी है। प्रांस भाई तो यहाँ है नहीं, तो मुझे आश्रय भाई के लिए तो राणा मेंशन जाना ही चाहिए। और अगर वहाँ जा ही रही हूँ तो 2-4 दिन लगा ही लूँगी। उसकी बात सुनकर तनिष्क उसे घूरने लगा। शादी के बाद से परीक्षा एक बार भी वहां रहकर नहीं आई थी। वो उसके माथे को छूकर बोला, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होता है। तुम अपने मायके जाने की बात कर भी कैसे सकती हो? परीक्षा हंसते हुए बोली, क्यों मेरा मायका नहीं है? मेरा मायका जाने का हक नहीं है? सब लड़कियां जाती हैं, मैं भी जाऊंगी और पैकिंग मैं आज ही करूंगी। ये बोलते हुए वो उठने लगी, लेकिन अगले ही पल तनिष्क ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर खींच लिया और उसके ऊपर झुककर बोला, अच्छा पैकिंग करनी है, लेकिन फिलहाल तो मैं तुम्हें अनपैक करने वाला हूँ। उसकी बात पर परीक्षा हैरानी से उसे देखने लगी और परीक्षा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और उसकी पलकें झुकती जा रही थी। तनिष्क उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, अब बताओ जाना है मायके? ये जो मेरे प्यार में किसी गुलाब की तरह खिल रही हो, मेरे छूने से इतना सिहर रही हो, वहाँ ये सब नहीं होने वाला।
अगर ये सब चाहिए तो यहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही उसने कहा, परीक्षा ने उसकी गर्दन को अपनी बाहों में ले लिया और इंटेंस वॉइस में बोली, इसलिए तो आज तक मायके गई नहीं, वरना हर दूसरे दिन जाती। उसकी बात सुनकर तनिष्क भी मुस्कुराया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। कमरे में उसकी गर्म सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। वो जब भी डिनर करके रूम में आती थी, आश्रय का मैसेज आया रहता था कि फ्री होने पर कॉल कर ले, लेकिन आज कोई मैसेज नहीं था, इसलिए उसने खुद कॉल किया। उसे आश्रय की बहुत याद आ रही थी, लेकिन आश्रय ने कॉल उठाया ही नहीं। पंक्ति फ़ोन देखते हुए बोली, कहाँ हैं आप आश्रय जी? आज आपसे बात करने का इतना मन कर रहा है और आप फ़ोन नहीं उठा रहे। उसने फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार भी आश्रय ने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी उसे लगा जैसे बालकनी में कोई हलचल हुई हो। वो तुरंत उठकर बैठ गई। रात को उसे डर लगता था, इसलिए वो लाइट ऑफ नहीं करती थी और अब उसे बाहर एक परछाई दिख रही थी। उसने फ़ोन कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे बचा लीजिए आश्रय जी, कहीं रिवादी की आत्मा। उसके सांसें अटकने लगी थी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से दबाया और बोला, क्या कर रही हो? पागल हो क्या? बाहर भाग रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर ही उसकी सांस रुक गई। मन ही मन बोली, आश्रय जी। आश्रय ने उसे सामने घुमाया। तुम्हारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितना मुश्किल था उन्हें बेवकूफ़ बनाना, और यहाँ आकर मेरी बेवकूफ़ बीबी मुझे मरवाने पर तुली है। पंक्ति ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। ऐसा मत कहिए, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। आश्रय ने उसे कमर से पकड़कर खींचा। तो फिर तुम्हारे बिना मैं करूँगा क्या? तुम्हारी उम्र मुझे दे दोगी तो मैं उसका क्या करूँगा? पंक्ति हंसने लगी। आश्रय उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, तुम्हें पता है मैंने कितना मिस किया? पंक्ति ने झट से पूछा, किसे? आश्रय ने उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी मुस्कुराहट को। पंक्ति शर्माते हुए बोली, अच्छा, सिर्फ मुस्कुराहट को? आश्रय और करीब आया। मिस तो और भी बहुत कुछ किया है। पंक्ति ने पूछा, किसे? और अगले ही पल आश्रय ने उसे किस कर लिया। पंक्ति ने भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले तक तो वो उसे मिस कर रही थी और अब उसे प्यार में डूब रही थी। आश्रय उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा चुका था। वो उसके ऊपर झुका हुआ उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। पंक्ति बोली, आप यहाँ क्यों आए और चोरी छुपे क्यों आए हैं? अगर कोई देख लेता तो? अगर आना था तो सीधे आ जाते। आश्रय मुंह बनाकर बोला, अच्छा, मतलब मैं आकर सबको कहूँ कि मेरी बेबी के बिना मेरी जान निकल रही है, इसलिए मुझे वापस दे दो। पंक्ति हंसते हुए बोली, नहीं, आज नहीं, लेकिन कल राखी के बाद मैं भाई को बोल दूंगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, अब ज़्यादा नहीं रुक सकती। आश्रय फिर बोला, रहने दो, अगर सच में मुश्किल लगता तो अब तक वापस आ चुकी होती। कितनी बार तो मैंने मॉम से तुम्हें फ़ोन करवाया, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि आश्रय जी को मुझे लेने भेज दीजिए। और तुमने कौन सा तनिष्क भाई को कॉल किया? पंक्ति झट से बोली, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ, अजीब लगता, आप भी तो बोल सकते थे। आपने कौन सा तनिष्क भाई को कॉल किया? आश्रय बोला, देखो देखो, मैं यहाँ प्यार करने आया था और तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो। पंक्ति ने अपने होठ बाहर निकालते हुए कहा, मैंने कब लड़ाई की? आपने तो मुझे सुनाया। आश्रय ने कहा, हाँ हाँ, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं, तुम तो गाय हो और मैं शेर जो दहाड़ता रहता हूँ। पंक्ति ने उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए कहा, अब आप लड़ाई कर रहे हैं आश्रय जी, मैं तो कब की शांत हूँ। आप यहाँ प्यार करने आए हैं ना, तो प्यार कीजिए ना, लड़ाई में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ इंटेंस हो गई थी। आश्रय तुरंत उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगा था, लेकिन तभी बाहर से दरवाज़ा नॉक हुआ। पंक्ति डर गई। कौन कौन इस वक्त? भाई और भाभी तो अपने रूम में है, मॉम बाहर नहीं निकलती। हे भगवान, अब क्या करें? अगर किसी ने आपको देख लिया तो? आप अलमारी में छुप जाइए ना। आश्रय बोला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो अलमारी में छुपूंगा, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं। पंक्ति गुस्से से बोली, तो आपको किसने कहा था चोरी छुपे आने को? अगर हस्बैंड है तो सामने से आते। अब बताइए, कौन दरवाज़ा बजा रहा है? मुझे खोलना होगा। साइड हटिए। आश्रय बोला, मैं नहीं हटूंगा। अगर सबको पता चला कि मैं ऐसे आया हूँ तो मजाक बन जाएगा हमारा। पंक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, आप हटेंगे या नहीं? आश्रय बोला, तुम मुझे घूर नहीं सकती। पंक्ति प्यार से बोली, ठीक है, प्यार से मान जाइए, पर साइड हटिए ना, मुझे दरवाज़ा खोलना है, आप पर्दे के पीछे छुप जाइए।
आश्रय ने पर्दे को देखा और तुरंत उसके ऊपर से हट गया। पंक्ति दरवाज़ा खोलने दौड़ी और आश्रय पर्दे के पीछे छिप गया। जैसे ही पंक्ति ने दरवाज़ा खोला उसके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ प्रांस और पंखुड़ी एक बीच के किनारे थे। कुछ देर पहले ही पहुंचे थे और अब प्रांस उसे उस साइड की टेबल तक लेकर आया जहां रेत फैली थी और कैंडल लाइट डिनर सजाया गया था। वहां कैंडल्स और एलईडी लाइट्स लगी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंखुड़ी मुस्कुराई। उसने फ्लोरल ड्रेस पहनी थी जो उसने वहीं से ली थी। वो चेयर पर बैठते हुए बोली, थैंक गॉड आप मुझे डिनर पर तो लेकर आए। पिछले 6 दिनों से रिजॉर्ट में रह रहकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया था और कमर दर्द करने लगी थी। आज की रात हम यहीं रहेंगे। प्रांस तिरछा मुस्कुराया। हाँ हॉस्पिटल, आज की पूरी रात हम यहीं पर रहेंगे। जिस तरह उसने कहा पंखुड़ी उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। ऐसा नहीं था कि जब से वो लोग बाली आए थे तब से उन लोगों ने कोई एडवेंचर नहीं किया था। प्रांस उसे दिन में कम से कम एक बार तो बाहर लेकर जाता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे के लिए। इसके अलावा वो बस रूम में ही रहते थे और वहाँ पर प्रांस उसके साथ भर भर कर प्यार करता। उन्हें बाहर घूमने का टाइम ही नहीं मिलता था, पर आज उनका बाली में लास्ट दिन होने वाला था तो शायद उसे प्रांस सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन अब प्रांस की ये बात सुनकर कि वो आज रात यहाँ बिताने वाले हैं, पंखुड़ी थोड़ी नर्वस नज़र आ रही थी। उसने अब अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। वहाँ दूर दूर तक अब उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो वो वहाँ बीच पर लोग घूम रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुश्किल से 1-2 लोग जो इधर से उधर घूमते हुए शायद वहाँ की सफाई कर रहे थे। उसके बाद वो लोग भी वहाँ से जाने वाले थे। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन हम यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं जान? यहाँ पर तो रुकने की कोई फैसिलिटी नज़र ही नहीं आ रही। मेरा मतलब है यहाँ पर तो ना कोई रूम है और ना ही कुछ। दूर दूर तक बस पानी ही पानी है। तो क्या हम रात को पानी में सोने वाले हैं? उसकी बात पर प्रांस तिरछा मुस्कुरा कर बोला, यस हॉस्पिटल, आज रात हम पानी में ही सोने वाले हैं। उसकी इस बात पर पंखुड़ी को अचानक से ही हिचकी आ गई। भला वो लोग पानी में कैसे ही सो सकते हैं? वहीं प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो चलो जल्दी डिनर करो। ये बोलकर उसने अपने हाथ में वाइन का गिलास उठा लिया था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप खाना नहीं खाएंगे क्या? प्रांस वाइन का गिलास अपने होठों के बिल्कुल करीब करते हुए बोला, नहीं आज मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बोलकर उसने वाइन का सिप लिया। पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डिनर भी कैसे करे, लेकिन प्रांस की गहरी नज़रें उस पर थी तो वो डिनर बीच में छोड़ भी नहीं सकती थी। उसने जैसे तैसे अपना डिनर फिनिश किया। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलें? पंखुड़ी ने झट से पूछा, कहाँ चलें? मेरा मतलब है आपने तो कहा था कि हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, तो अब आप मुझे कहाँ पर लेकर जाने की बात कर रहे हैं? प्रांस अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पानी में। ये बोलकर उसने अपना हाथ पंखुड़ी की तरफ बढ़ाया तो पंखुड़ी ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया था। लेकिन ये सवाल तो उसके दिल में भी उथल पुथल मचा रहा था कि आखिर वो लोग पानी में कैसे रहेंगे। प्रांस अब उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ लेकर आया जहाँ पर बीच का पानी उनके पैरों पर आ रहा था और फिर पंखुड़ी को वहाँ पर एक बोट नज़र आई। उस बोट को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि उस पर काफ़ी सारी डेकोरेशन की गई थी। बोट में बिछे हुए गुलाब के फूल साफ नज़र आ रहे थे। पंखुड़ी ने प्रांस का हाथ और भी ज़्यादा कसकर थाम लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि प्रांस कैसे पानी में रात बिताने की बात कर रहा था। प्रांस ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बोट के अंदर आया। उस बोट पर कोई भी नहीं था क्योंकि उसे प्रांस ही हैंडल करने वाला था। अंदर लाकर उसने पंखुड़ी को बोट पर छोड़ा और खुद आगे की तरफ बढ़ गया। उसे वो सारा सिस्टम देखना था कि प्रॉपर है तो सही ना। और फिर वो बोट उसके इंस्ट्रक्शन के बाद आगे की तरफ बढ़ गई। पंखुड़ी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी रह गई थी, लेकिन अगले ही पल प्रांस ने उसे अपनी बाहों में कस लिया तो उसने राहत की एक सांस ली और फिर प्रांस उसे लेकर नीचे की तरफ बैठने लगा। पंखुड़ी उसकी बाहों में मोम की तरह पिघल रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब समझ में आया मेरी रोज पीटल को कि मैं उसके साथ पानी में रात कैसे बिताने वाला हूँ। पंखुड़ी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, और अगर हमें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो? प्रांस उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला,
तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगा? किसी की भी नज़रें तुम पर पड़ने दे सकता हूँ रोज पीटर? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। ये बोलकर वो पंखुड़ी के ऊपर झुका। पंखुड़ी का दिल अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ होती जा रही थी। उसे अपने पैरों पर पानी अभी भी फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उस बोट में नीचे से पानी आ रहा था, बल्कि ऑलरेडी उस बोट में थोड़ा पानी था जो उसमें रहने वाला था, वहां से कहीं नहीं जाने वाला था। और उस पर वो गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरी हुई थी, और जैसे जैसे अब पंखुड़ी बोट पर लेटती चली जा रही थी, वैसे वैसे उसे वो पानी अपने पूरे बदन पर फील हो रहा था। वो पानी मुश्किल से उसकी पीठ को छू रहा था, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी पंखुड़ी को अपने पूरे बदन में सेंसेशन सी फील हो रही थी। गीले होने की वजह से गुलाब की पंखुड़ियाँ उसके बदन से चिपक रही थी, और अब प्रांस पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। उसने अपना एक हाथ बोट पर नीचे की तरफ रख रखा था और दूसरा हाथ पंखुड़ी की कमर पर था, और फिर वो हाथ धीरे धीरे पंखुड़ी के चेहरे पर झुकने लगा। उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। प्रांस बाली का हर दिन अपनी रोज पीटल के लिए खास बनाना चाहता था। आज की रात बिताने के बाद कल सुबह वो दोनों अपने घर राणा मेंशन मुंबई के लिए निकलने वाले थे। तो आज की रात वो दोनों एक साथ बेहद खास तरीके से और एक दूसरे की बाहों में गुजारने वाले थे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।